विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 और एमए सेकंड सेमेस्टर विषय के लिए तुलनात्मक राजनीति इस पेपर से एक चैप्टर जिसका नाम है संविधान और संविधानवाद, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। संविधान और संविधानवाद ये बहुत जाना पहचाना राजनीति विज्ञान का विषय है। ये संविधान और संविधानवाद दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं। एक छात्र के रूप में हम सबको यह जानना समझना चाहिए, न केवल एक छात्र के रूप में बल्कि भारत के या पूरी दुनिया के एक नागरिक के रूप में हमको संविधान और संविधानवाद की जानकारी होनी चाहिए। और आजकल का तो इस तरीके का वातावरण है कि संविधान की बहुत ज्यादा चर्चा सुनाई पड़ रही है। तो आइए हम लोग इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। संविधान बहुत जाना पहचाना नाम है और संविधान में विधान शब्द जुड़ा हुआ है और विधान से ठीक पहले एक उपसर्ग लगा हुआ है जिसे सम कहा जा रहा है। सम और विधान मिलकर संविधान बना हुआ है। और विधान का तात्पर्य हम जानते हैं, विधान का अर्थ विधियों से है, कानूनों से है। और जब उसके पूर्व सम उपसर्ग लग जाता है तो वो विधियों या विधान या कानूनों को एक विशेष अर्थ दे देता है। और जब किसी विधान के पहले सम उपसर्ग लग जाता है तो वह उस विधान को विशिष्ट अर्थ प्रदान कर देता है, विशिष्टता प्रदान कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान एक विशिष्ट विधान है। अब सवाल यह है कि जब संविधान एक विशिष्ट विधान है तो फिर सामान्य विधान भी कुछ होता होगा। आइए सामान्य विधान को हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सरल शब्द में ये कहें तो संविधान और विधान को समझने के लिए हमको विधान समझना पड़ेगा और फिर संविधान हम समझेंगे। विधान जैसा नाम से स्पष्ट है, इसे हम कानून भी कहते हैं। और सामान्य रूप से विधान को विधि के छात्र पढ़ते हैं। लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं वो इन विधानों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और संविधान भी लॉ के स्टूडेंट, लॉ के छात्र पढ़ते हैं। लेकिन संविधान राजनीति शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का विशेष विषय है, विशेष टॉपिक है। तो विधान शब्द को हम लोगों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम कानूनों को समझें। और विधान या सामान्य विधान होता क्या है? जैसे सामान्य विधान को हम अगर समझें तो कह सकते हैं कि सामान्य विधान व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का या राज्य से व्यक्ति के संबंधों का निरूपण निर्धारण करता है। यदि एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रूप में क्षति पहुंचाने की कोशिश होती है या राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के द्वारा राज्य के हितों पर चोट पहुंचाने की कोशिश होती है, तो इस समस्या का निराकरण या इस अवस्था का निराकरण सामान्य विधान या सामान्य विधियों के द्वारा किया जाता है। और ये सामान्य विधियां जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आईपीसी, सीआरपीसी इत्यादि। जैसे अगर एक व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की जाती है तो उसे ये कहा जाता है कि धारा 302 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यह धारा 302 एक सामान्य विधान की धारा है। अब आइए हम लोग अपने विशिष्ट विधान, जिसे हम संविधान कह रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ये क्या होता है? संविधान भी व्यक्ति और राज्य के संबंधों को निर्धारित करता है, व्यक्ति और राज्य के संबंधों का निरूपण करता है, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का भी निर्धारण करता है। लेकिन संविधान यहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि संविधान इससे और आगे जाके उस राज्य की शासन संरचना को भी निरूपित करता है। तो संविधान को जब हम परिभाषित करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि संविधान उस राज्य का विशेष कानून है, विशेष विधान है, जिसके द्वारा न केवल राज्य और व्यक्ति के संबंध निर्धारित होते हैं, न केवल व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध निर्धारित होते हैं, बल्कि राज्य के द्वारा
जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई है उसका भी आधार संविधान होता है। तो संविधान को हम परिभाषित करना चाहें तो इस रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं कि संविधान उन समस्त नियमों व कानूनों का समूह है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा उन सिद्धांतों का निर्धारण होता है जिनके अनुसार ये शक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। और इसे और हम स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि संविधान राजनीतिक व्यवस्था का चरित्र या प्रकृति स्पष्ट करता है, क्योंकि संविधान राज्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा व्यक्ति के लिए चरित्र। और इसी संविधान में, जैसा कि हम लोगों ने इसकी परिभाषा में लिखा, संविधान सिर्फ राज्य के लिए शासन संरचना ही निरूपित नहीं करता, बल्कि शासन संरचना के साथ साथ वह शासन संरचना की शक्तियों और सीमाओं का भी उल्लेख करता है। कौन सी शक्तियों और सीमाओं के नियंत्रण में वह शासन संरचना रहेगी। और इन्हीं शक्तियों और सीमाओं का जब हम उल्लेख करते हैं संविधान में, तो वहां की शासन व्यवस्था, जहां पे संविधान के द्वारा ही शासन की शक्तियां, शासन की सीमाएं भी निर्धारित करती जाएं, वह शासन व्यवस्था संवैधानिक शासन व्यवस्था कही जाती है, जहां के संविधान में न सिर्फ शासन की संरचना का उल्लेख रहे बल्कि उसकी सीमाओं का भी उल्लेख रहे। उसकी सीमाएं कहां समाप्त हो जाती है, वो क्या क्या कार्य नहीं कर सकता है, इसका भी जब उल्लेख रहे किसी राज्य के संविधान में, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे संवैधानिक शासन है। और जहां पे संवैधानिक शासन होगा वहीं पे संविधानवाद की व्यवस्था जन्म ले सकती है। वहीं पे संविधानवाद होगा जहां पे संवैधानिक शासन होगा। तो संवैधानिक शासन वो होता है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित हो, सीमित हो, नियंत्रित हो और वह व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर विधि के अनुसार संचालित हो। जैसे हिटलर और मुसोलिनी के समय में, द्वितीय महायुद्ध के काल में, हिटलर और मुसोलिनी के राज्य में संविधान तो था, लेकिन संविधान के द्वारा स्थापित सरकार की शक्तियां सीमित नहीं थी, इसलिए वहां पे संवैधानिक शासन नहीं था। संवैधानिक शासन न होने के कारण वहां पे संविधानवाद भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि संविधान पर आधारित शासन संवैधानिक शासन है, लेकिन वही संवैधानिक शासन होगा जहां पे संविधान में संविधान के द्वारा स्थापित संस्थाओं की शक्तियों के साथ साथ उनकी सीमाएं भी वर्णित रहें। अगर सीमाओं का उल्लेख नहीं है तो वहां संवैधानिक शासन नहीं होगा, और जब संवैधानिक शासन नहीं होगा तो वहां पे संविधानवाद भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। जहां पे संविधान होगा वहां पर ही संविधानवाद होने की संभावना रहेगी। लेकिन क्या हम अनिवार्य रूप से मान लें कि जहां पे संविधान है वहां पर संविधानवाद भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान तो हर राज्य में होता है, बिना मूलभूत कानूनों के कोई शासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। तो संविधान तो हर राज्य के लिए, हर देश के लिए होता ही होता है, लेकिन हर देश में, हर राज्य में संविधानवाद हो यह जरूरी नहीं है। तो संविधानवाद के लिए संविधान का होना एक शर्त जरूर है, लेकिन यह शर्त पूरी तरीके से संविधानवाद के लिए लागू नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि संविधानवाद के लिए संविधान के साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी आवश्यक है। और वो अन्य चीजें क्या हैं? वो अन्य चीजें हैं कि संविधान के साथ साथ वहां पे संवैधानिक शासन होना चाहिए। और जब संवैधानिक शासन होगा, तभी हम ये मान सकते हैं कि वहां पे संविधानवाद है। इस पृष्ठभूमि में अगर हम संविधानवाद को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि संविधानवाद संविधान के अनुरूप शासन संचालन तो है, लेकिन उससे भी एक कदम आगे का उपाय है, एक कदम आगे की व्यवस्था है।
और इसे अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि संविधानवाद उन विचारों और सिद्धांतों का प्रतीक है जो संविधान का समर्थन करते हैं, जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसमें शासन संविधान के अनुसार ही संचालित हो तथा उस पर प्रभावशाली नियंत्रण भी रहे। और इसे दूसरे रूप में अगर आप परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाए। ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को सीमित रखा जाए जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें और व्यवहार में हर व्यक्ति को उपलब्ध रहें। तो संविधान और संविधानवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन संविधानवाद की उपस्थिति यह साबित नहीं करती है कि किसी राज्य में संविधानवाद अनिवार्य रूप से उपस्थित भी होगा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व संविधान और संविधानवाद में जो मौलिक अंतर हैं उनकी चर्चा कर लेना संक्षेप में आवश्यक होगा। वो अंतर क्या है? संविधान और संविधानवाद में जो पहला अंतर है वो ये है कि संविधान जहां संगठन का प्रतीक है वहीं संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। संविधान संगठन का प्रतीक इस रूप में है कि संविधान के द्वारा ही सरकार और उसकी संरचना स्थापित की जाती है। इस रूप में संविधान संगठन का प्रतीक है। और संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है इस रूप में कि संविधान और राज्य के द्वारा जो मूल्य, जो आदर्श स्थापित किए जाते हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश संविधानवाद करता है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श उपस्थित किए गए हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश संविधानवाद की विचारधारा है। तो संविधान की विचारधारा ही संविधानवाद कही जाती है। संविधान और संविधानवाद में जो दूसरा अंतर है वो है कि संविधान का निर्माण होता है। एक समय विशेष पर संविधान का कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कुछ व्यक्तियों की सभा के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। एक ब्रिटेन का संविधान ऐसा है जो निर्माण जिसका नहीं हुआ है, उसका विकास हुआ है रीति रिवाजों, परंपराओं से। लेकिन सामान्य रूप से संविधान का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत संविधानवाद विकास का प्रतीक है। संविधानवाद एक समय विशेष पर जन्म नहीं लेता, बल्कि संविधानवाद का समयानुसार विकास होता है। तो संविधान जहां निर्माण का प्रतिबिंब है, प्रतीक है, वहां संविधानवाद विकास का परिणाम है। एक दूसरा अंतर इन दोनों में यह है कि संविधान जहां साधन प्रधान होता है वहीं संविधानवाद साध्य प्रधान होता है। संविधानवाद जिन साध्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है उसकी प्राप्ति की कोशिश संविधान करता है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों को स्थापित किया गया है वह संविधानवाद के प्रतीक हैं और उनको प्राप्त करने की कोशिश हमारा संविधान करता है। तो संविधान साधन प्रधान और संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि संविधान एक्सक्लूसिव होता है और संविधानवाद इंक्लूसिव होता है। इसको और सरल भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि संविधान हर देश का अनन्य होता है, अलग अलग होता है, लेकिन संविधानवाद दो या दो से अधिक राज्यों का समान हो सकता है। इस रूप में हर देश का संविधान अलग अलग होता है। यह अलग बात है कि कुछ देशों के संविधान आपस में मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से एक नहीं होते हैं। तो संविधान हर देश का अलग अलग होता है। इसके विपरीत संविधानवाद दो या दो से अधिक राज्यों का एक समान हो सकता है। जिन आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश एक से अधिक राज्यों के संविधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि उनका संविधानवाद समान है। और इस वर्ग में हम रखते हैं तीन श्रेणियां बटी हुई हैं। तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पूंजीवादी देशों का संविधानवाद, साम्यवादी देशों का संविधानवाद और तीसरी दुनिया या विकासशील देशों का संविधानवाद। तो इन देशों जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि अमेरिका और ब्रिटेन ये पूंजीवादी देश हैं, दोनों का संविधान अलग अलग है लेकिन संविधानवाद दोनों का समान है।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान जहां पे अनन्य होता है वहीं संविधानवाद समावेशी होता है। इन दोनों संविधान और संविधानवाद को समझने के लिए ये इतने अंतर पर्याप्त हैं। और इस लेक्चर को पूरा करने से पहले इससे संबंधित कुछ और चीजें, इनकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे, वो आवश्यक है। और वो है संविधानवाद के क्या आधार होते हैं और साथ ही साथ संविधानवाद के क्या अंग होते हैं, संविधानवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। इनको हम लोग अगले व्याख्यान में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।